बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे के दिन कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उनसे सीख लेंगे। फिर संगीत की कक्षा में अलंकार और संगीत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और सुनेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेकदिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। ना जाती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात।
पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना। ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे राग यमन का परिचय और वादी, संवादी, अनुवादी स्वर, और हम राग यमन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब ध्यान से सुनिए। मैं राग यमन का परिचय आपको बता रही हूँ। राग यमन, इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट से हुई है। यानी अगर कोई भी राग है, अगर उसका जन्म उसी के नाम वाले थाट से होता है तो उसे हम आश्रय राग कहते हैं। तो राग यमन का थाट कल्याण है और इसका वादी स्वर गांधार यानी कि ग, और संवादी स्वर निषाद यानी नी, और इसका गायन समय है बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर, और ये गंभीर प्रकृति की राग है। राग यमन में हम सातों स्वरों का प्रयोग करते हैं। इसमें तीव्र म और शेष जितने भी स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण है। तो बच्चों, हमने राग यमन के बारे में जाना। अब हम इसमें जानेंगे वादी, संवादी और अनुवादी। बच्चों, तो वादी स्वर, राग में प्रयोग होने वाले सभी स्वर, जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उसे हम वादी स्वर कहते हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया था ना कि राग यमन का वादी स्वर क्या है। राग यमन का वादी स्वर ग है। तो वही मतलब राग यमन में ग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या हुआ? वादी स्वर, मतलब जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता हो वह वादी स्वर हुआ। अब संवादी स्वर के बारे में जानते हैं। राग यमन का संवादी स्वर क्या बताया था मैंने? निषाद यानी नी। तो संवादी स्वर की परिभाषा ये हुई, वादी स्वर से कम किंतु और सभी स्वर जो लगते हैं राग में उससे अधिक प्रयोग होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों? प्रयोग राग में उस स्वर का अधिक होता है। तो ये हुआ संवादी स्वर, यानी वादी स्वर से कम किंतु और सभी स्वर जो राग में लगते हैं उनसे अधिक प्रयोग होता है, तो उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। तो राग यमन का संवादी स्वर क्या बताया था मैंने? नी है। तो आप समझ गए वादी और संवादी ये क्या हुआ। अब हम आते हैं अनुवादी। अनुवादी स्वर वह है, वादी और संवादी स्वर को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं बच्चों वो है अनुवादी स्वर। यानी जैसे राग यमन का हम लोग डिफिनीशन लेते हैं, हम लोग जैसे इसका वादी ग, संवादी नी, तो इन सभी स्वरों को छोड़कर और सब जितने स्वर हुए वो क्या हुए? वो अनुवादी स्वर कहलाए। तो बच्चों, अभी हमने जाना वादी, संवादी, अनुवादी स्वर। अब
हम राग यमन को शुरू करेंगे। आप सुनिए और फिर उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, एरी आली पिया बिना सखी, एरी आली पिया बिना सखी। कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, एरी आली पिया बिना सखी। जब ते पिया परदेस गवन किनो, जब ते पिया परदेस गवन किनो, रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन, एरी आली पिया बिना सखी, एरी आली पिया बिना, एरी आली निरे गरे निरे सा पम गरे निरे सा, एरी
नि रे ग ग रे ग म म प म ग रे नि रे सा हे री आली नि रे ग म प म ग म प म ग म ग रे सा हे री आली नि रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा हे री आली पिया बिना सखी रे आली नि रे ग ग रे ग म म ग म प प म प द ध प ध नि नि ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे हे रे आली पिया बिना सखी हे रे आली पिया बिना सखी प म ग म प द प म ग म प म ग रे सा नि नि ध प म ध नि सा नि ध प म ग रे सा हे रे आली पिया बिना सखी रे आली हे रे आली हे रे आली पिया बिना बच्चों अभी हमने राग यमन सुना। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। बच्चों इसका आरोह हम दो तरीके से लेते हैं। पहले तो हम करके दिखा रहे हैं। एक है सा रे गा मा पा धा नि सा। एक आरोह हम ऐसे लेते हैं तो इसमें सभी स्वर साथ में गाते हैं, और दूसरा लेते हैं इस तरह से नी रे गा मा धा नि सा। तो बच्चों अभी आपने देखा, अभी जो सा से शुरू किया था तो वो पूरा एंड सा तक खत्म हुआ, और अभी जो नी से शुरू किया तो बीच में प को हटा दिया और उसके बाद ध को लेके ऐसे शुरू किया नी रे ग म ध नि सा। तो अब हम आरोह सीखते हैं। मेरे साथ गाइए नी रे गा मा धा नि सा। अब इसका अवरोह करेंगे बच्चों। सा नि धा पा मा ग रे सा। फिर से सा नि धा पा मा ग रे सा। अब इसका आकार करते हैं बच्चों, उसी स्वर का जो अभी आरोह में किया। साथ में आइए। आ
समझा, आरोह अवरोह और पकड़ को गाया और साथ में अभ्यास किया। अब हम इसका सरगम करेंगे। गीत का सरगम कैसे उस पर गीत बैठा है वो अब हम सरगम से पहले सीखते हैं, फिर उसमें गीत सीखेंगे। राग यमन। सरगम सीखा। अब हम अंतरा का सरगम सीखते हैं, फिर उसके बाद इस पे गाना करेंगे। आप लोग साथ में दोहराते रहिए। पा पा सा 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 नी धा पा पा सा 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 नी धा पा पा गा रे सा नी धा पा पा नी धा पा रे रे सा सा पा गा रे सा नी धा पा पा नी धा पा रे रे सा सा। बच्चों अंतरा फिर से करते हैं। पा पा सा 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 नी धा पा 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 सा 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 नी धा पा 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 गा रे सा नी धा पा पा नी धा पा रे रे सा सा पा गा रे सा नी धा पा पा नी धा पा रे रे सा सा। तो बच्चों अभी हमने स्थाई और अंतरा का सरगम किया। अब हम इस पे गाना करेंगे। स्थाई का बोल है, हे रियाली पिया बिन कल न परत मोहे घरी पल छिन दिन। ये क्या है? ये स्थाई है। अब इसका अंतरा, जब ते पिया परदेस गवन किन्हो रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन। ठीक है बच्चों, अब हम स्थाई का जो सीखे थे सरगम, अब उस पे स्थाई का गीत बोलेंगे। देखिए,
सीखा। अब हम इसका अंतरा करेंगे। देखिए, पा पा सा 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 नी धा पा 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 सा 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 नी धा पा पा गा रे सा नी धा पा धा नी धा पा रे सा सा पा गा रे सा नी धा पा धा नी धा पा रे सा सा। जब आते पिया परदेस गमनती हूँ, जब आते पिया परदेस गमनती हूँ। पापा सा 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 नी धा पापा। जब आते पिया परदेस गमनती हूँ, कटत मोहि तारे गिन गिन। रतिया कटत मोहि तारे गिन गिन। एरी आली मिया मीना सखी, एरी आली मिया मीना सखी। घलना परत मोहि घड़ी पलछिन दीना। घलना परत मोहि घड़ी पलछिन दीना। जब आते पिया परदेस गमनती हूँ, जब आते पिया परदेस गमनती हूँ। रतिया कटत मोहि तारे गिन गिन। रतिया कटत मोहि तारे गिन गिन। एरी आली मिया मीना सखी, एरी आली, एरी आली, एरी आली मिया मीना सखी। तो बच्चों, अभी हमने साथ में इसका अभ्यास किया और आपने देखा किस तरह स्वर पे ये बैठा है ये गीत। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और इसका अभ्यास मेरे साथ आप भी गा रहे होंगे। अब बच्चों, अब हम इसका तान करते हैं। बच्चों, अभी हम तान सीखेंगे। तान किसे कहते हैं? तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। यानी अभी जो हम राग सीखें तो इसमें वो जो स्वर हैं उसको हम थोड़ा डबल स्पीड में गाएंगे तो वो तान कहेंगे। देखिए किस तरह से बताते हैं और हम इसका अभ्यास भी करते हैं बच्चों। बच्चों, ये 8 मात्रा की तान है जिसे हम यहाँ ऐसे बोलेंगे, ए री आली पिया बिन। मतलब इतना बोलेंगे और फिर हम तान को सम से शुरू करेंगे। देखिए, ए री आली नीरे करे नीरे सा पा म गरे नीरे सा। तो देखिए बच्चों, 16 मात्रा है टोटल। और यहाँ जो हम खाली से शुरू कर रहे हैं, ये गीत शुरू हो रहा है खाली से, यहाँ से नीरे गरे नीरे सा पा म गरे नीरे सा। तो बच्चे संपूर्ण हो गया ना ये। आइए बच्चों, अब हम तान सीखेंगे और तान के
कुछ थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तान, किसी भी राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करना तान कहलाता है। तो आइए बच्चों, अब हम राग यमन का तान सीखते हैं। ये 8 मात्रा की तान है। इसे ए रियाली पिया बिन बोल के शुरू करना है। आइए बच्चों, मेरे साथ आप लोग अभ्यास कीजिएगा। देखिए, पहले राग यमन का मैंने तिहाई लगाया था। अब बच्चों इसका तान सीखते हैं। देखा बच्चों आपने? अभी फिर से बच्चों, ये पहला तान था। अब दूसरा, फिर से अभ्यास करेंगे। दूसरा तान हुआ। अब बच्चों तीसरा, तो बच्चों अभी हमने 8 मात्रा की तान सीखी। वो देखा आपने कैसे शुरू हुआ? खाली से। यहाँ देखिए, खाली से गाना शुरू हुआ और तान यहाँ से शुरू होगा। नीरे गरे नीरे सा पामा गरे नीरे सा। देखा आपने? 8 में खत्म हो गया। अब 16 मात्रा की तान करेंगे। ये बच्चों यहाँ से है, एरी आली पिया बिन, सखी। यहाँ तक बोल देना है तो ये पूरा 16 मात्रा का हो जाएगा। फिर हम लोग खाली से फिर से तान से शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 16 मात्रा का तान है तो इसे 16 मात्रा में हमें तान को भी गाना है। अब आप राग का इसी तरह अभ्यास करें। ये जितना भी अभी जो भी यहाँ रिकॉर्ड हुआ है उसके साथ आप लोग इसको दोहराइए और खूब मज़े से गाइए। और जितने भी गीत सीखे हैं आप उस गीत को, सभी गीतों को आप दोहराते रहिए। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग आपके लिए गाते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है,
ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ख्याल रखना और गाते रहना, बजाते रहना और खुश रहना। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती, टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे? रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोएगी ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना? देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते, हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब, अप्पा तारा नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय।
गुड नाइट। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं।
जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जी हां, बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देती है। ये पटना जू में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच जो है दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसुअरी भी पटना जू में है। जो ऑस्ट्रिच की आंखें होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ी होती हैं। इसकी एक खासियत ये भी है और इनका बड़ा ही लंबा ये गर्दन होता है और एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब ये कुछ किसी भी चीज़ को खाते हैं उसके बाद ये अपना गर्दन ऊपर करके इसको निगलने का प्रयास करते हैं, तो ऊपर से स्पष्ट रूप से उनके नली के द्वारा इसे नीचे उतरते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिच है, इनके अंडों को खाया भी जाता है। बहुत से कंट्रीज में इनके अंडे एक डेलिकेसी के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी फार्मिंग भी होती है और स्किन और हाइड वगैरह से वेरियस लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लंबे पैर और गर्दन वाला शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। घास फूस, छोटे पौधे, बीज, कीड़े मकोड़े इसके मुख्य आहार हैं। मेल शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और फीमेल को हैन कहते हैं। 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है जिसकी ऊंचाई 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग के अलावा एमू और कैसोवरी दोनों पक्षी दर्शकों के लिए मौजूद हैं। एक स्वस्थ शुतुरमुर्ग का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों का होता है। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकते हैं। रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग का गर्भकाल लगभग 42 दिनों का होता है।
इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। ये साल में ऐसे 60 अंडे दे सकती है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग में देखने की क्षमता काफी तेज होती है। ये दिन के समय 3 से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इनमें सुनने की शक्ति भी गजब की होती है। तेज दृष्टि और श्रवण शक्ति इन्हें शिकारियों से बचने में काफी मदद करती है। शुतुरमुर्ग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। सामान्यतः एक फ्लॉक में 10 तक सदस्य होते हैं। शुतुरमुर्ग 2 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। विगत वर्ष 2 शुतुरमुर्ग चेन्नई के वेंडालूर जू से लाए गए हैं। इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। सुबह के खाने में इन्हें चना, मूंग, गेहूं, मकई, फुला हुआ और बर्ड मेज दिया जाता है। और इनके शाम के खाने में पालक का साग, केला और आटा रोटी, पपीता, टमाटर इत्यादि दिया जाता है। साफ़ सफाई में इनके इंक्लूजर में पत्तों की साफ़ सफाई, इनके पानी की रोज़ सफाई होती है। जहाँ पे इन्हें खाना दिया जाता है उनका रोज़ साफ़ सफाई होता है। इनकी एक्टिविटी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अस्वस्थ है, जिसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग अपने इन्हीं विशेषताओं और खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।